नमस्कार दोस्तों। ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सी यू ई टी एम ए इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस में पार्ट ए में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो सी यू ई टी एम ए इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, अब बहुत ही करीब है। तो अपनी तैयारियों को और बूस्ट करने के लिए, तैयारियों को और अच्छा करने के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए, थोड़ा ऑर्डर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपर्स बैच करके हमारा बैच का नाम है। और इसमें आपको मिलते हैं लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, मैराथन क्लासेस, और ये सारी चीज़ें मिलेंगी टिल आप जब तक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं हो जाता। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोग के लिए। हमारा जो प्राइस है वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। 2499 का प्राइस आप सभी के लिए रखा गया है, केवल इसीलिए जिससे आप बहुत ही कम फी में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ऑर्डर वे में तैयारी कर सकते हैं। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बेसिकली इधर उधर बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो ज़रूर ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को एक पर्टिकुलर वे डायरेक्शन दीजिए और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। हमारी यही शुभकामनाएं और उम्मीद रहेंगी आपसे। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, अगर आप एक्साइटेड हैं या इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, तो ये एक नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ से कॉल करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन केस यहाँ से कोई कॉल आपकी रिसीव नहीं होती है तो एक और नंबर हम आपके सामने दे रहे हैं, 8287, ये 8 है, एक मिनट में इसको फिर से एडिट कर देता हूँ। 8287, थोड़ी स्क्रीन का इशू आ रहा है बट कोई नहीं है, मैं एक बार नंबर बोलता हूँ फिर से। 8287129712। तो ये एक नंबर है, इस नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर इस नंबर पर कॉल नहीं उठ रही है तो हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। तो आप बेसिकली पहले इस नंबर पर कॉल करेंगे और अगर यहाँ पर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, 82871297। ये 7 है, ध्यान दीजिएगा, 9712। तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये थी पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विल द यूनियन लीडर, अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, अरेस्टेड, बी अरेस्टेड, वाज अरेस्टेड, वर अरेस्टेड। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि वाज अरेस्टेड, वर अरेस्टेड में अगर आप ये दोनों ऑप्शन यूज करते हैं तो आपके पास दो दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी। विल एक पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और वाज वर्ब फिर से आ जाएंगे, तो यानी ये दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। तीसरा ऑप्शन, हम ए अगर ऑप्शन देखें तो विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अगर हम एक्टिव वॉइस में, ए वी लिख दे रहा हूँ, अगर आप एक्टिव वॉइस में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इस ऑप्शन के भी होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाती हैं। तो फाइनल आंसर क्या सही होगा हमारा, विल बी अरेस्टेड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, समझ के करेंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द यंग चाइल्ड कैरीड द हैवी बकेट, अब द स्टेयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर ऑप्शन में अप या डाउन होता तो ये सीधे से आंसर सही हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती अप या डाउन अगर आपका होता। लेकिन अब ऑप्शन देखिए क्या है, बाई, फ्रॉम, एबव और बिसाइड। तो अगर आप करेंगे बाई द स्टेयर्स, तो बाई द स्टेयर्स का मतलब सीधे सीधे होता है कि एक एक स्टेप लेते हुए ऊपर जाना। तो कोई जब सीढ़ी पे जाता है तो एक एक स्टेप लेते हुए ही जाता है, इसलिए इसमें प्रीपोजिशन बाई का यूज करना सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी बाई द स्टेयर्स, इसमें हम सही ऑप्शन टिक करेंगे। नीचे कुछ आंसर्स कैंडिडेट ने दिए हैं, उसको ध्यान मत दीजिएगा, वो मतलब उन्होंने गलती की हुई है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। और जो सही ऑप्शन है हम उसको केवल डिस्कस करेंगे और वही देखेंगे। अगला है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग क्या है। तो एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग है ACCOMMODATION। तो ACCOMMODATION आपका ऑप्शन नंबर ए में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो इस कैंडिडेट ने भी किया है, इस कैंडिडेट ने इसका आंसर सी लगाया हुआ है। लोग सिंगल एम यूज करते हैं लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, तो ए ऑप्शन आपका पूरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अर्पित सेज शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो देखिए यहाँ पर सेज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा अर्पित सेज
अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज होता है तो अंदर का जो स्पीच होता है वो चेंज नहीं होता है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं अर्पित सेज दैट शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रीअरेंज करना है सेंटेंस को। सेंटेंस रीअरेंज करने का सिंपल सा प्रोसीजर है। आप देखिए सब्जेक्ट कहाँ पर है, वर्ब कहाँ पर है, उसके बाद प्रेडिकेट कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो हमारे सामने 4 पार्ट्स लिखे हुए थे। जैसे पहले था योर होप फॉर, फिर इफ़ मनी इज़, फिर नेवर हैव इट, इंडिपेंडेंस यू विल। तो ये 4 चीज़ें हमारे सामने थी। अब इन 4 चीज़ें देखिए, तीन, एक तरीका ये है कि आप सारे ऑप्शंस में सेंटेंस बनाते जाइए, जो सेंटेंस आपका सही हो जाए वो सही है। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो कंपोजिट ऑर्डर में बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है, अगर हम क्यू को पहले लें, इफ़ मनी इज़ आ गया, उसके बाद फिर योर होप फॉर इंडिपेंडेंस, यू विल नेवर हैव इट। तो ये एक करेक्ट सेंटेंस बन रहा था, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें QPSR में सही होएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम खोजना हमें स्पॉयल का। स्पॉयल मतलब होता है बर्बाद करना, किसी चीज़ को नष्ट करना। और ये डिग्निटी होता है, डिग्निटी मतलब किसी को सम्मान देना या कुछ बचाए रखना। तो इसका एक्यूरेट इसमें कोई नहीं है, हमें बहुत ही नज़दीकी एंटोनिम खोजना था जो यहाँ पे डिग्निटी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। आगे आते हैं, द जज कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज मिसकंडक्ट। तो इडियम का इसका मतलब बताना है। कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, अब जज कभी डिजायर करेगा नहीं, ना तो जज कभी डिस्कस करेगा, ना जज कभी रिपीट करेगा। जज क्या करेगा, जज डिमांड करेगा। तो कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांडेड। तो इसका मतलब यहाँ पर डिमांडेड जो है वो सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए आप जानते हैं, सब्जेक्ट को आप जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हैं। वर्ब में भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें है यू कैन टेक इट अवे। तो इट जो है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो इट पहले आ जाएगा। और कैन हो जाएगा, ये कैन बी, मतलब इसको कैन टेक को कैन बी टेकन ऐसे बदलना जा सकता है। तो इस तरह से बदलने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर बनता है वो होता है इट कैन बी टेकन अवे। अब बाई यू का आप इस्तेमाल करिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाई यू भी तो लिखते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप बाई यू लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, इसका कोई बहुत विशेष असर नहीं पड़ता है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यू कैन टेक इट अवे का पैसिव वॉइस इट कैन बी टेकन अवे इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यू हैव टेकन इट अवे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं। कांट आ गया सी ऑप्शन में, निगेटिव सेंटेंस था ही नहीं, और सिमिलर चीज यू से शुरू हो रहा है सेंटेंस डी में, तो ये भी नहीं होएगा। आगे आते हैं, हमें सिनोनिम ढूंढना था लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का मतलब होता है लेजी, लेथर्जिक। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन जैसे लैंग्वेज वर्ड लोग यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे वर्ड को आप कैसे सही कर सकते हैं, सिनोनिम कैसे खोज सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक ही ऑप्शन होगा जो मैच करेगा, बाकी सारे ऑप्शन रिलेटिवली क्लोज होंगे। जैसे हम बाकी ऑप्शन देखते हैं, स्मार्ट, जीनियस, इंटेलिजेंस, ये तीनों लगभग एक ही चीज़ को शो करता है। तो हम अगर हम मतलब नहीं भी जानते हैं तो भी हम इसका आंसर लेजी टिक कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें है चूज द करेक्ट सेंटेंस, दे नेवर गो ऑन हॉलीडे, डू दे। ये होता है क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा डिटेल जाकर अगर आप करना चाहते हैं। दो निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। दो निगेटिव इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सेंटेंस का फिर मतलब चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे दो निगेटिव नहीं होएगा। साथ ही दे नेवर गो ऑन हॉलीडे, डिड दे इसलिए नहीं होएगा क्योंकि गो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी वर्ब की, मतलब प्रेजेंट टेंस में था, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट की ही वर्ब यूज होगी, तो इसलिए यहाँ पे डू दे आपका आया है। ग्रीन चिप कंपनी क्या है, ये ग्रीन चिप कंपनी होती है, ये इको फ्रेंडलीनेस पर फोकस करती है, उसे ग्रीन चिप कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वकार यूनिस द पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मेड हिज डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट एट कराची, देयर वाज अ बैट्समैन फ्रॉम द विजिटिंग साइड हु आल्सो मेड हिज डेब्यू, हु वाज ही। तो वकार यूनिस ने कराची में जब डेब्यू किया था टेस्ट मैच में, उस समय सचिन तेंदुलकर ने इंडिया की ओर से डेब्यू किया था उस मैच में, और वकार यूनिस ने उस मैच में सचिन तेंदुलकर और कपिल देव दोनों का विकेट उस मैच में लिया था। कुल 4 विकेट इन्होंने उस मैच में लिए थे। तो इसका आंसर सही जो है वो आपका है सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं, कथकली में जो मेकअप में कलर्स यूज होते हैं उनको आपको मैच करना है। अब देखिए, ये सिंपल सी बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, मतलब मैं एक ये बेट कर सकता हूँ कि 95% को नहीं पता होगा। तो अब आप इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्या है कि आप एक भी क्वेश्चन अगर आप लगा देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा।
अब आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, बहुत सारे गेम देखे होंगे, तो उसमें वाइट बियर्ड यानी सफ़ेद कलर जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? अगर आप अगर आप ध्यान दें मतलब इस तरह से, तो सफ़ेद हमेशा भगवान के लिए यूज़ होता है, जो थोड़ी सी डिवाइन चीज़ें होती हैं उनके लिए सफ़ेद हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ से हम एक तरह से ये देख सकते हैं कि अगर वाइट बियर्ड यूज़ हो रहा है तो वाइट बियर्ड किस में आ जाएगा? वाइट बियर्ड अगर हम कर रहे हैं तो वाइट बियर्ड हम कह सकते हैं कि ये डिवाइन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हम यहाँ से एक सोच सकते हैं कि वाइट बियर्ड डिवाइन चीज़ है। तो वाइट बियर्ड को अगर हम डिवाइन कर रहे हैं तो यानी डी को हम थर्ड से मिला रहे हैं, डी को थर्ड से मिला रहा केवल ऑप्शन ए। या हम कैसे लगा सकते हैं, हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो ब्लैक चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ब्लैक चीज़ें होती हैं वो डवेलर्स या हंटर्स ऐसे मतलब जो होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती हैं। तो उसके लिए भी सी मतलब निगेटिव एस्पेक्ट दिखाता है। अब इसी तरह से रेड जो होता है वो भी निगेटिव एस्पेक्ट दिखाता है, इविल कैरेक्टर दिखाता है। तो इस तरह से हम दरअसल कलर क्या होते हैं, ये आपके कुछ पर्टिकुलर जेस्चर्स को सिंबलाइज करते हैं, तो हमें उसको पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है जेस विद चार्ली मीन्स आई एम अ चार्ली वॉज अ स्लोगन स्प्रेड अराउंड आफ्टर टेररिस्ट अटैक ऑन। तो चार्ली हेब्दो एक करके मैगजीन आती थी, उसके दफ्तर में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने फ्रांस में पेरिस में हमला कर दिया था। चार्ली हेब्दो एक मैगजीन थी, उसमें हमला किया था। एक्चुअली उन्होंने कुछ प्रॉफिट मोहम्मद पर कुछ एक विवादास्पद कार्टून उन्होंने डेवलप किया था, जिसको लेके लोगों में कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों में रोष था, और इसीलिए आईएसआईएस के कुछ आतंकवादियों ने वहाँ पे घुस के और अंधाधुंध फायरिंग की थी, कई लोग मारे गए थे। तो उसी फिर उनके समर्थन में मतलब उस मैगजीन के समर्थन में लोग इस स्लोगन का यूज़ करना शुरू कर दिए, आई एम चार्ली का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता 1953 किसने बनवाई थी? तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इसके लिए पढ़ना पड़ेगा तो इसे है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सही आंसर इसका। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और रीजनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, उम्मीद है आप सभी लोगों को रीजनिंग समझ में आती होगी। अब देखिए, अब हम पहला पहला अगर अगर हम पहला बी डी जी ये उठाएं, तो हम क्या देखते हैं कि बी आपका आता है 2 पे, डी आता है आपका अगर उसमें आप 2 जोड़ देते हैं यानी 4 पे। उसके बाद उसी 4 में अगर आप 3 जोड़ दें तो आपका क्या बनता है? 7 बनता है। 7 पे आता है जी, और जी में अगर आप 7 फिर से आप 3 जोड़ दें 7 में तो आपका बनता है 10, यानी 10 पे आता है के। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो में दो दो जोड़ा जा रहा है, बाकी में तीन तीन जोड़ा जा रहा है। हम ई जी जे एन में भी देख सकते हैं। ई आता है 5 पे, इस पे 2 जोड़ा गया, 7 पे जी हुआ। जी में फिर क्या किया गया? जी में आपका 3 जोड़ा गया, 3 जोड़ने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर 10 हुआ। 10 पे आता है जे, और जे में फिर 3 जोड़ा गया 13, 13 पे आता है, एक्चुअली 4 जोड़ा गया, 4 जोड़ने पर आता है एन। तो ये बना ये ई जी जे एन। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम एम ओ आर बी में। तो एम आपका आता था 13 पे, उसमें 2 जोड़ा गया 15 बना ओ। ओ में 3 जोड़ा गया तो वो क्या बना? 15 3 18 यानी आर। आर में 4 जोड़ा गया 22 यानी 22 बना। तो पैटर्न क्या चल रहा है? पहले में 2 जोड़ रहे हैं, पहले +2, फिर +3 और फिर +4 कर रहे हैं। उसी तरीके से एल है, एल आपका आता है एल आता है आपका 12 पे, एल आता है आपका 12 पे। 12 में 2 जोड़ेंगे आप मिलेगा 14, 14 पे आता है आपका एन, यानी एल एन वाले सारे आंसर सही होंगे। एल एन यानी एन आ गया, एन हो गया आपका 14। अब 14 में 3 जोड़ेंगे आपका मिलेगा 17, 17 में आता है क्यू, तो 17 आ गया क्यू, ठीक है। अब 17 में 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 21, 21 में आता है यू, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट है। देखिए इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको घुमाना है और आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करिए, एक ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप एक सर्कल बना लिया करिए और 6 पोजीशंस आप ऐसे बना लिया करिए, ठीक है। जैसे मैंने 6 पोजीशन बना दिया, 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि डी ई एफ जी एच आई आर 6 पीपल सिटिंग अराउंड हेक्सागनल टेबल ईच वन फेसिंग सेंटर, ठीक है, सभी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। तो पहला ही बोल देता है कि डी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई है। तो पहले हम यहाँ पे नीचे आई को बैठा देते हैं। अब आई अगर यहाँ बैठ गया तो इसके लेफ्ट में, यानी हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डी यहाँ बैठेगा, सेकंड लेफ्ट पे डी है। उसके बाद कह रहा है
कि E इज द नेबर ऑफ एफ एंड जी, यानी एफ और जी के बीच में E है, तो अब हम एफ को यहाँ नहीं रख सकते। ई जो है एफ और जी के बीच में है, अगर ई को यहाँ रखेंगे तो एफ और जी किनारे किनारे होने चाहिए थे, पर वहाँ डी आई है तो इसलिए यहाँ नहीं रख सकते। ई को हम यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में रख सकते हैं, तभी हम एफ और जी यहाँ पर इनको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्लेस मतलब हम दोनों तरीके से प्लेस कर सकते हैं। अगर आप एफ को आप एफ को यहाँ पर मतलब एफ और जी को चाहे इस पोजीशन में रखिए या इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए, दोनों पोजीशन पॉसिबल हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, एच इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ जी। तो अगर आप जी को एफ की जगह, यानी जी को अगर आप यहाँ बैठाते और एफ को यहाँ बैठाते, ये दो पोजीशन पॉसिबल होती। जी को यहाँ बैठाते तो इसके अगर आप लेफ्ट जाते दो पोजीशन पे, तो यहाँ पर पहले से ही एक एलिमेंट रहता, खाली पोजीशन नहीं रहती, इसलिए ये पोजीशन पॉसिबल नहीं होगी कि जी और एफ यहाँ आपस में इंटरचेंज करें, यानी हमने जो पहली बार पोजीशन लिखी थी वो सही पोजीशन है। तो बची पोजीशन एक, यहाँ पर आता है एच। क्वेश्चन कह रहा है हु आर द नेबर ऑफ एच, तो नेबर एच के नेबर कौन कौन है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी और आई जो है वो एच के नेबर हैं, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी डिटेल नोट करेंगे। तो आपका 3 सब्जेक्ट है इसमें, इंग्लिश, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो आपका फिजिक्स यूनियन इंग्लिश यूनियन कंप्यूटर साइंस, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 आपको दी हुई है। अगर ये वैल्यू 100 दी हुई है, साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि फिजिक्स इक्वल टू कंप्यूटर, इंग्लिश इक्वल टू कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, ये भी हम एक चीज़ देख पा रहे हैं। इसको हम कर लेते हैं एक्स। अगर इसको एक्स मान लेते हैं, अब कई सारी चीज़ें हम यहाँ से डिपिक्ट करेंगे। ठीक है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। नो स्टूडेंट चूज इंग्लिश एंड फिजिक्स, यानी ई इंटरसेक्शन पी, ये क्या है, ये आपका है 0, नो स्टूडेंट चूज। अगर ये 0 है तो कॉमन सेंस से ई इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी एस, ये क्या बन जाएगा, ये भी एक्स बन जाएगा, क्योंकि ये एक्स है, ये एक्स है, और ये 0 है तो ये भी बना आपका एक्स। तो ये भी चीज़ आपको पता लग गई। तो अब ये सारी चीज़ें पता हैं, इनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखना सबको आता होगा, जिनको नहीं आता वो फार्मूला देख सकते हैं। तो 100 इक्वल टू क्या होगा, फिजिक्स को मैं पी से ही दिखा रहा हूँ, फिजिक्स प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर साइंस, प्लस इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में कॉमन क्या था, तो सब कॉमन थे क्योंकि ये बराबर नंबर थे, तो ये एक्स ही लिख दिया, इसको भी 3x हो गया यहाँ पे, प्लस फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें तो 16 आए थे जो दोनों लिए थे। उसके बाद हम किस में आएंगे कि माइनस तीनों में कॉमन क्या होएगा, तो तीनों में कॉमन होएगा 16। वहाँ पे मैंने पीछे भी x बता दिया था, वो मेरी गलती है। फिजिक्स इंटरसेक्शन कंप्यूटर साइंस इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये होगा 16, यहाँ पे x मैंने लिख दिया था, ये होएगा 16। 16 कैसे होएगा, देखिए फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में आपके 16 कॉमन है। अगर ये 16 कॉमन है और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस दोनों बराबर ही हैं, तो ओवरऑल भी कितने ही कॉमन रहेंगे, 16 ही कॉमन रहेंगे। तो यहाँ भी आपका 16 आएगा, 16 आएगा मतलब। तो इतनी सारी चीज़ें मिल गई, ये इक्वेशन मिल गया, तो 16 से आप 16 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बनता है आपका 3x और ये बनता है p। तो यानी आप क्या लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, हम उसको फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। p प्लस 3x, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए फिजिक्स का निकालना है हमें। अब सारे ऑप्शन पुट करिए। अगर आप 44 यहाँ पर इस इक्वेशन में रखते हैं p की वैल्यू, तो चलिए p की वैल्यू हम फिर 44 रखेंगे, तो देखिए क्या आता है, 100 माइनस 44 आप करिए तो ये आएगा 56, और 56 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, और डेसिमल में आंसर हो नहीं सकता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ऐसे आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप सारे ऑप्शन चेक करें, जैसे 84 रखेंगे तो 16 आएगा, 16 भी नहीं पॉसिबल है। उसके बाद आप 16 रखिए, देखिए अगर आप 16 रखते हैं तो जैसे ही आप 16 रखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि यहाँ पर 100 माइनस 16 जब आप करेंगे तो 100 माइनस 16 कितना आएगा आपका आंसर, 100 माइनस 16 आएगा आपका 84, और 84 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक पर्टिकुलर आपको नंबर मिलेगा, कोई डेसिमल नहीं मिलेगा। तो यानी ये 16 ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा इक्वेशन बना के और ऑप्शन रख के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान, ये सब बहुत ही आसान तरीके हैं, कुछ जेन्युइन तरीके होते हैं जिनके थ्रू अगर आपको बाकी कंडीशंस नहीं भी मिल रही हैं तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस दैट इज एसेंशियल पार्ट। अब इलेक्ट्रिक मिक्सर है, मिक्सर का एसेंशियल पार्ट क्या होगा? मोटर होएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। आगे आते हैं, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे वाइट और डार्क स्क्वायर की पोजीशन बदल रही थी और साथ ही साथ स्टार्स भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन ऑप्शन सी को देखें तो वाइट और डार्क की पोजीशन बदलेगी, यानी ऑप्शन 1 या 3 में से कोई एक ऑप्शन सही होएगा। साथ ही वो जो ऊपर डार्क सर्कल बना है उसकी पोजीशन चेंज होएगी, उसकी पोजीशन चेंज होती है, हमें दिख रही है सी यानी थर्ड में। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होएगा जो कि सी है, यहाँ पे सी में दिया हुआ है, यानी आपका सी पोर्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परमुटेशन का। 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 बॉक्स ऐसे नोट रख दिए हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पे निकालना है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनी बॉक्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ बॉल एक्सेप्ट द बॉल 3 विच कैन बी पुट इनटू 3 एंड और 4। तो बॉल नंबर 3 केवल इसमें या इसमें रखी जा सकती है। इन दोनों में रखने के कितने तरीके होंगे? या तो आप 3 में रखिए या आप 4 में रखिए, यानी 2 पॉसिबल वे होंगे। तो मैंने 2 लिख लिया पहले ही। अगर इसको मैंने पहले इन दोनों में बॉक्सेस में रख दिए, इन दोनों बॉक्सेस में, तो हमारे पास कुल अब कितनी बॉल बची? पहले 7 बॉल थी, अब हमारे पास कुल 6 बॉल बची। तो 6 बॉल या तो यहाँ जा सकती है, या यहाँ जा सकती है, या यहाँ जा सकती है, यहाँ और यहाँ, यानी 6 बॉल इतनी जगह पे जा सकती है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इस तरीके से, यानी 6 की पावर 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू सॉरी, ये ए ऑप्शन करेक्ट होएगा, मैंने ये लगा दिया, ये ऑप्शन सही होगा आपका 2 इंटू 6 की पावर 5, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि जो बॉल नंबर 3 थी वो केवल 2 ही प्लेस पे रखी जा सकती थी, और एक बॉल को जब आप प्लेस कर दिए तो आपके पास अब बची केवल 6 बॉल। 6 बॉल को इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है फिर से आपके सामने। एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है। आप ये चीज़ पढ़े होंगे, अगर ए की पावर एम है और उसकी भी पावर एन कर दी जाए तो ये क्या बन जाता है? ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है। सेम थिंग यहाँ पे करेंगे। एक्स की वैल्यू है 10 की पावर 0.48, इसकी पावर है z इक्वल टू 10 की पावर 0.70 और इसकी पावर है 2। अब यहाँ पे देखिए, यही कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा, तो आपका बनेगा 10 की पावर 0.48 इंटू जेड, इट इज इक्वल टू 10 की पावर 0.70 इंटू 2। अब बेस सेम है इसलिए पावर को इक्वेट किया जा सकता है, तो पावर को आप इक्वेट करिए। चलिए पावर को इक्वेट करते हैं, तो यानी अब आपका क्या गया? 0.48z इक्वल टू 0.7 इंटू 2। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.9। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन हाउ मेनी वेज कैन 9 डिफरेंट कलर बॉल्स, 9 बॉल को अरेंज करना है। इसमें क्या है कि ब्लैक, वाइट, ग्रीन और रेड बॉल ये कभी एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम सब मतलब कोई कंडीशन ना लें तो 9 बॉल को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 फैक्टोरियल से 9 बॉल को अरेंज किया जा सकता है। अब अगर हम वाइट, रेड, ब्लैक और ग्रीन को एक साथ रख लें, ठीक है, इनको एक साथ रख लें और फिर यहाँ पे 5 बॉल और आ जाएंगी, 5 बॉल हो गई। इसको एक साथ रखें तो ये टोटल कितना बन गया? टोटल पैटर्न बन गया 6। और ये अंदर ये अंदर भी 4 तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज की जा सकती हैं, ठीक है, 4 बॉल हैं, 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगी। तो अब क्या है कि अगर हम टोटल पॉसिबल वे में से एक साथ रखें, उस वे को माइनस कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? नेवर टुगेदर वाला आएगा कि नहीं? मतलब अगर आप सोचिए कि अगर हम, ये टोटल पॉसिबल वे है, इसमें हम टुगेदर वाला माइनस कर दें तो नेवर टुगेदर मिल जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं। तो 9 फैक्टोरियल में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? ये 4, पहले तो ये 4 एक साथ रखी गई, इनको अरेंज किया जा सकता है आपस में 4 फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई बाई, उसके बाद ये 4 बॉल भी, 5 अलग बॉल थी, इस 4 को मैंने एक गट्ठर बना लिया, ठीक है, एक लॉग बना लिया।
और ये 5 यहाँ पे था, तो टोटल ये 6 हो गया, यानी ये 6 फैक्टोरियल से आपस में अरेंज किए जा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व बहुत आसानी से किया जा सकता है। 9 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब 4 टू 8 होता है, तो 8 भी आप कॉमन ले सकते हैं। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, 720 इंटू यहाँ पर आप 8 कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, 9 7 जो 63, 63 में से 3 जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये शायद आएगा 35,5600, यही आता है आंसर। एक बार आप करके चेक कर लीजिएगा, या रुकिए 1 सेकंड दीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, यही आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए टैप कैन फिल टैंक इन 6 आवर। अगर 6 घंटे में पूरे टैंक को भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा। अगर 1 आवर की हम बात करें तो 1 आवर में हो जाएगा 1/6। बोला है कि आफ्टर हाफ द टैंक फिल, हाफ टैंक फिल होने में तब समय कितना लग चुका होएगा, 3 आवर समय लग चुका होएगा, ठीक है। 3 आवर समय लग चुका होएगा ऑलरेडी। 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, उसके बाद 3 और टैप आपके ओपन कर दिए गए। तो अब कितने टैप हो गए टोटल, अब टोटल हो गए 4 टैप। तो 4 टैप 1 घंटे में कितने भरेंगे। अगर एक टैप 1 घंटे में 1/6 भरता था, तो 4 टैप 1 घंटे में भरेंगे 1/6 इंटू 4, यानी ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब पूछा है टोटल टाइम कितना लगेगा भरने में उस टैंक को। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें ये चीज़ तो पता लगी चुकी थी कि 4 टैंक आ गए, तो 4 टैंक, एक देखिए अगर 4 टैप हैं तो 4 टैप टुगेदर अगर खोले जाएं तो 1 आवर में कितना भरेंगे, 1 आवर में भरेंगे 1/6 इंटू 4, इतने पार्ट भरेंगे। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3 पोर्शन ये 1 घंटे में भर देंगे। अब आधा पोर्शन तो पहले ही एक टैप से भरा जा चुका है, बचा है आधा पोर्शन, और 2/3 पार्ट जो है वो 1 आवर में भरा जा रहा है। तो 1/2 पार्ट कितने में भरा जाएगा, तो 1/2 पार्ट भरा जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 में, यानी ये कितना आता है 3/4 आवर, और 3/4 आवर का मतलब होता है 45 मिनट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि 3 आवर तो पहले लग चुके थे, उसके बाद जब आप चारों टैप ऑन कर देंगे तो 45 मिनट्स आपके और लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है पर मज़ेदार है। मान लीजिए डिस्टेंस थी d, टाइम लग रहा था t, स्पीड थी v। अब उसने क्या किया, डिस्टेंस तो सेम रखी, स्पीड को आप उसने 20% कम किया, तो नई स्पीड हो गई 0.8v मल्टीप्लाई बाई टाइम, अब उसका 20 मिनट ज़्यादा हो गया, यानी t प्लस, अब 20 मिनट को आप और आवर में बदलिए तो 1/3 आपका आएगा। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों को आपस में कर दीजिए आप डिवाइड। आप जैसे ही डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी t की वैल्यू जो है वो 4/3 आवर मिलेगी। t की वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, 4/3 आवर मिलेगी। और 4/3 आवर का क्या मतलब होता है, यानी 1 आवर और 20 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट ए इस पेपर का पूरा कंप्लीट किया, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। थोड़ा सा दिमाग लगा के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही तेज़ी से किया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल इसकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये आपके रैंक को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। फिर से वही इन्फॉर्मेशन, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी को अपने बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा। कोई भी क्वेरी कहीं हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।